हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हर क्षेत्र से संबंधित जितनी भी अभी तक आयोग या फिर समितियां बनी हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। और इसमें जो है हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीसी आरओ में, चाहे उसका ईयर मैचिंग में आता है, ईयर मैचिंग में दे दिया जाता है, या फिर कोई समिति की कुछ खास रिकमेंडेशन हुई तो उसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाता है। तो उसको सभी यहाँ पे देखेंगे। और ख़ास करके जो चुनावी सुधार से संबंधित जो भी समितियाँ होती हैं या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो समितियाँ होती हैं उनकी रिकमेंडेशन क्या रही थी या फिर उनका ईयर क्या है, तो वो सभी चीज़ें इसमें देखेंगे। यूपी पीसीएस या फिर आरओ का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी जाती है और जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं सब आपको उसी में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक लेके चलेंगे जिनकी समितियाँ, वो है केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जितने भी आयोग और समिति बनी है उसको देखेंगे। सबसे पहले तो केंद्र राज्य संबंध किस भाग में आता है संविधान के, तो भाग 11 में। भाग 11 में आता है केंद्र राज्य संबंध। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो 245 से लेकर 255 तक, 245 से 255 तक केंद्र राज्य संबंधों के बारे में लिखा हुआ है और भाग 11 है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहला जो इसके लिए एक आयोग बना था वो था प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 में बना था। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ये बना था। और जितने भी आयोग या समितियां बनी हैं केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, सब में ये कहा गया है कि राज्यों को थोड़ा ज़्यादा शक्तियां दी जाएं। अभी केंद्र के पास ज़्यादा पावर्स होती है, राज्यों के पास कम होती हैं, लेकिन सभी समितियाँ यही कहती थी कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यही किया था। सबसे पहले राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की बात कही। इसके अलावा एक समिति का भी इसने गठन किया, इस आयोग के द्वारा किया गया, जिसका नाम था शीतलवाड़ समिति। शीतलवाड़ समिति का गठन किया गया था 1966 में और 69 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो पहली जो समिति इंपॉर्टेंट है वो है शीतलवाड़ समिति, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है ये। और पहला जो आयोग बना था ये प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था। अब अगली जो प्रमुख समिति है वो है राजमन्नार समिति, राजमन्नार कमेटी। और इसको बनाया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। पूछा जा सकता है कि राजमन्नार समिति जो है केंद्र से संबंधित है या फिर राज्यों में से किसी से, तो तमिलनाडु से संबंधित है ये। 1969 में ये बनी थी, 1969 में। इसने भी वही कहा, इसने कहा कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो अभी तक केंद्र के पास होती हैं उसको या तो समाप्त कर दिया जाए या फिर राज्यों को दे दिया जाए। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है राज्यों को देने की बात कही या फिर समाप्त करने की बात कही थी राजमन्नार कमेटी ने। और पहली बार राजमन्नार अवशिष्ट शक्तियाँ किस में आती हैं, किस आर्टिकल में, तो 248 में आती हैं। 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ दी हुई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राजमन्नार कमेटी ने ही सिफारिश की थी अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की। मतलब अभी किया नहीं गया इसका गठन, लेकिन सिफारिश इसने सबसे पहले की थी राजमन्नार कमेटी ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की। अब अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसका गठन कब किया गया था, तो ये सरकारी आयोग आने के बाद में किया गया था। जब इसने भी कहा था कि ऐसा करो तभी इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी। पहली बार जो रिकमेंडेशन किया था वो राजमन्नार कमेटी ने किया था, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अब यहीं पे देख लेते हैं 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। और इसमें जो है इसका गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति गठन करता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं परिषद के। और इसके जो गठनकर्ता होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। और इसमें जो सदस्य रह सकते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। और जहाँ पे भी विधानसभा होगी, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, वहाँ के भी मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। जहाँ पे विधानसभा नहीं होगी वहाँ के प्रशासक शामिल होंगे। तो ये सभी चीज़ें इसमें कौन कौन रहता है, हर राज्यों के मुख्यमंत्री, और जहाँ पे विधानसभा नहीं है वहाँ के जो प्रशासक होते हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी 6 लोगों को इसमें रखता है अपनी कैबिनेट से, जिसको भी नामित कर देगा प्रधानमंत्री, 6 लोग एक्स्ट्रा होंगे इसमें। तो इतने लोग यहाँ पे सदस्यों की संख्या भी, या फिर अध्यक्ष का पूछा जा सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद में अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बात करेंगे, एक क्षेत्रीय परिषद भी होती है जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। तीसरी यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या थी राजमन्नार कमेटी की, तो तीसरी थी अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया। अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं उनको समाप्त करने का सुझाव किस कमेटी ने दिया था, तो राजमन्नार कमेटी ने। अखिल भारतीय सेवाएं किस आर्टिकल में आते हैं, 312 के अंतर्गत राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। 3 तरह की भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक IAS हो गई, एक IPS, एक IFS, 3 तरह की होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे राजमन्नार कमेटी के बाद सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया, जिसने कहा कि राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए। राज्यपाल को अगर नियुक्त कर रहा है, केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल, दोहरी इसकी वो होती है पूरी जो जिम्मेदारी होती है, तो केंद्र की तरफ से यहाँ पे राज्य में केंद्र का प्रमुख होता है ये। तो कहा गया इसमें सरकारी आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री से पहले सलाह लो, उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति की जाए।
इसके अलावा निगम कर जो होता है, निगम कर का राज्यों के साथ बंटवारा किया जाए। निगम कर को राज्यों के साथ बंटवारा करने की बात कही सरकारी आयोग ने। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद की बात जो राजमन्नार कमेटी ने की थी, उसको यहाँ पे कहा गया कि संवैधानिक मान्यता दी जाए। अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाने की इसने बात कही। राजमन्नार कमेटी ने अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन सरकारी आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाने की बात कही थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पुंछी आयोग की। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में। और अपनी रिपोर्ट इसने कब सौंपी थी? तो 2010 में रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट यहाँ पे पुंछी आयोग की रिकमेंडेशन क्या क्या रही थी? तो इसने जो है 355 और 356 जो आर्टिकल है, 355 में दिया हुआ है कि संघ का कर्तव्य है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो 355 में परिवर्तन किया जाए, थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, और 356 में भी सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पे केंद्र को ज़्यादा स्वायत्ता दे दी गई है, ऐसा इनका कहना था पुंछी आयोग का। 356 में क्या है? तो 356 है कि किसी राज्य में संवैधानिक विफलता पर सरकार भंग कर दी जाए। किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर सरकार भंग करने की जो बात है वो 356 में दी गई है, जो राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये जो है इसमें सुधार करने की जरूरत है, ऐसा इन्होंने कहा पुंछी आयोग ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन पुंछी। और इसमें कहा गया कि राज्यपाल जो होते हैं इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित कर दिया जाए 5 वर्ष, और उससे पहले उनको ना हटाया जाए। अभी राज्यपाल जो हैं ये 5 साल तो इनका कार्यकाल होता है, लेकिन उससे पहले भी इधर उधर ट्रांसफर इनका हो जाता है। तो इनको हटाने के लिए महाभियोग लाया जाए, जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है संसद में, वैसे ही इनको हटाने के लिए विधानसभा में महाभियोग लाया जाए। तो ये बात कही थी पुंछी आयोग ने। और यहाँ पे जो पहला वाला आयोग है वो तो आपको पता ही है, पहले ही सबसे पहले पढ़ा था कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ था। ये तो हो गई जितनी भी थी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समितियाँ थी। अब यहाँ पे भाषा से संबंधित कुछ समितियाँ देख लेते हैं। और ये जो भाषा से संबंधित वाली है, इनको अरेंज करने को भी आता है कि पहले कौन सी गठित हुई, फिर कौन सी गठित हुई। तो पहली जो है यहाँ पर धर आयोग पहले बना था भाषा से संबंधित, और अध्यक्ष इसके थे SK धर। आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में इसका गठन किया गया था राज्यों की पुनर्गठन के लिए। इन्होंने भाषा को आधार नहीं माना SK धर कमेटी ने। फिर अगली जो यहाँ पे कमेटी बनती है वो है JVP कमेटी, जिसके अध्यक्ष जिसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति का गठन भी 1948 में हुआ था, लेकिन SK धर के बाद में हुआ था। और इसमें कहा गया था कि राज्यों का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। JVP कमेटी ने कहा था कि देश की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, एकता इंपॉर्टेंट है, आर्थिक समृद्धि इंपॉर्टेंट है, भाषा इसका आधार प्रमुख नहीं है। तो JVP कमेटी 1945 ने भी भाषा को आधार नहीं माना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अगली जो एक आयोग गठित किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1956 में, 1956 में। और इससे पहले इस राज्य पुनर्गठन आयोग के बनने से पहले 1953 में क्या होता है कि एक अनशन चल रही थी, जिसमें दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। वो चाहते थे कि भाषा के आधार पर जो है ये राज्यों का बंटवारा हो, राज्य पुनर्गठन हो। तो इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में जब बना तो इसमें भाषा को आधार बनाया गया था। जो ये बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें भाषा को आधार बनाया गया था, लेकिन जो है देश की एकता ना खराब हो, एकता बनी रहे, इसलिए जो है इसमें थोड़ा बहुत इसमें कंडीशंस लगाई गई थी। अब राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन से सदस्य थे ये पूछा जाता है। तो फजल अली थे इसमें, हृदयनाथ कुंजरू थे और KM पडिक्कर। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पडिक्कर। नेक्स्ट है यहाँ पर अब गरीबी से संबंधित जो भी समितियां बनी उसको देख लेते हैं। 1956 में पुनर्गठन आयोग के बाद जो है पूरा राज्यों का बंटवारा हो गया था। 14 राज्य जो प्रमुख बने थे, वो बड़े राज्य 14 बने थे। आगे जो है गरीबी के लिए प्रमुख जो समितियां बनी थी उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले गरीबी के लिए जो समिति, मतलब गरीबी को मापने का जो काम किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे अभी चुनाव से संबंधित भी है, फाइनेंस से रिलेटेड भी है, बहुत जल्दी सभी चीज़ें इसमें एंड हो जाएंगी, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने जो है अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें पहली बार न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी का मापन किया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लेख में इन्होंने पहली बार न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी का मापन किया था। इन्होंने कहा था कि 20 रुपये पर मंथ, 20 रुपये पर मंथ जो है एक सीमा रखी थी इन्होंने गरीबी की, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। यह है दादा भाई नौरोजी ने जो अपना गरीबी का मापन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे
नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ का एक फॉर्मूला आया था। ये जो अभी यहाँ से सेकंड नंबर से जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको अरेंज करने को आता है कि किसका गठन कब हुआ था, मैचिंग में आता है। तो नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ फॉर्मूला जो आया था 1971 में आया था, 1971। और इन्होंने जो अपना आधार वर्ष बना था वो 1960-61 बना था। आधार वर्ष मतलब इस टाइम को पीरियड को लेकर ये चल रहे थे। और इन्होंने जो पहली बार गरीबी का मापन यहाँ पे कैलोरी के आधार पर किया गया था। पहली बार जो है गरीबी का मापन जो है कैलोरी के आधार पर किसने किया था, नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ फॉर्मूले ने, मतलब कमेटी जो बनी थी इनकी। और इसमें कहा गया कि चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी, सबके लिए जो कैलोरी है पर डे वो 2250 कैलोरी होनी चाहिए। पर डे 2250 कैलोरी जो कंज्यूम कर रहा है वो गरीब नहीं है। तो ये ग्रामीण शहरी दोनों के लिए सेम इन्होंने रखा था नीलकांत दांडेकर ने 1971 में। अगली जो यहाँ पर गरीबी के लिए कमेटी बनी थी मापन के लिए वो है वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति 1979 में बनी थी, 1979 में। और इन्होंने जो अपना आधार वर्ष रखा था वो 1973-74 रखा था, 1973-74 वाई के अलग समिति ने अपना आधार वर्ष रखा था। और इन्होंने शहरी और ग्रामीण दोनों को अलग अलग यहाँ पे कैलोरी निर्धारित की। शहरी के लिए 2100 कैलोरी पर डे और यहाँ पर ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी पर डे इन्होंने निर्धारित किया था। अगर इससे कम कोई कंज्यूम कर रहा है पर डे तो वो गरीब है, ऐसा इन्होंने कहा था 1979 में। नेक्स्ट यहाँ पे है अगली जो समिति है वो है लकड़ावाला समिति। ये 1989 में बनी थी, 10 साल बाद। अलग समिति के 10 साल बाद बनी थी लकड़ावाला समिति और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1993 में। और इन्होंने अब हर राज्य में अलग गरीबी रेखा निर्धारित की। हर राज्य में अलग गरीबी रेखा लकड़ावाला समिति ने निर्धारित की थी और बहुत सारी इन्होंने गरीबी रेखाएं बनाई थी। तो 35 गरीब रेखाएं इन्होंने बनाई थी, 35 गरीब रेखाएं लकड़ावाला समिति ने 1989 में बनाई थी। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो समिति है इसकी रिकमेंडेशन उतनी नहीं पूछी जाती, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है। और बाकी पिछली वाली जो दोनों है जिसमें कैलोरी निर्धारित की गई थी उसकी रिकमेंडेशन भी, मतलब कितनी कैलोरी है किसने क्या कहा था, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगली जो यहाँ पे कमेटी है वो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ये 2004 में बनी थी और रिपोर्ट सौंपी थी 2009 में। और इन्होंने कहा था कि मतलब जीने के लिए 6 बुनियादी आवश्यकता होनी चाहिए, जिसके पास नहीं है मतलब वो गरीब है। कौन कौन सी आवश्यकता बताई? शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना मतलब रहने के लिए, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुंच। तो ये 6 बुनियादी आवश्यकता किसने बताई हैं? सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने 2004 में। रिपोर्ट सौंपी थी 2009 में। और इन्होंने जो है यहाँ पे कैलोरी को आधार नहीं बनाया था, कितना अर्न कर रहे हैं हम, पैसे को आधार बनाया था। कि ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने कहा कि 446.68 रुपये जो है पर मंथ जिसके पास आ रहे हैं वो गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्रों के लिए 578 रुपये बताया इन्होंने। ग्रामीण के लिए 446 और शहरी के लिए 578 रुपये। और आधार वर्ष इन्होंने क्या रखा था? 2004-5 इन्होंने अपना आधार बताया था। ये वाला आधार इंपॉर्टेंट है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी का आधार वर्ष क्या था? ये था 2004-5। और ये राशि जो इन्होंने पर मंथ निर्धारित की थी ये इतनी कम थी कि मतलब समाचार पत्रों में और हर जगह यहाँ पे न्यूज़ पे इनकी काफ़ी आलोचना हुई थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी की। और इन्होंने कहा था कि 2004-5 में 21.9% लोग यहाँ पे गरीब हैं। भारत में केवल 21.9% लोग गरीब हैं अभी। तो ये भी लास्ट में चेंज हो जाएगा अभी सी रंगराजन कमेटी में। नेक्स्ट यहाँ पे है, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 446 रुपये सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने और शहरी क्षेत्रों में 578 रुपये। आधार वर्ष 2004-5 और 2004-5 में कितने परसेंट लोग गरीब हैं? 21.9%। अगली जो गरीबी के मापन के लिए कमेटी बनी है वो है सी रंगराजन कमेटी बनी 2012 में। और इसने भी सुरेश तेंदुलकर कमेटी की तरह जो पर मंथ अर्निंग होती है उसी आधार पर गरीबी का मापन किया और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग किया। यहाँ पे सी रंगराजन कमेटी ने ग्रामीण उपभोग की बात करी, 972 रुपये पर मंथ, 972 रुपये पर मंथ ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए 1407 रुपये पर मंथ, 1407 रुपये पर मंथ जो है शहरी क्षेत्रों के लिए आय की बात करी पर मंथ। और इन्होंने 2011-12 में कहा कितने परसेंट अभी गरीब हैं? 2011-12 में 29.5%। यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर कमेटी और सी रंगराजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि कितना उपभोग की बात की गई है। सुरेश तेंदुलकर ने 446 बताया था और शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए 446, शहरी के लिए 578 और सी रंगराजन साहब ने 972 और 1407 कहा था। इन्होंने कहा था सुरेश तेंदुलकर ने कि 2004-5 में 21.9% गरीब हैं और सी रंगराजन ने कहा था कि 2011-12 में 29.5% लोग गरीब हैं।
तो ये कुछ समितियाँ थी। और इससे पहले जो है इन सब समितियों से पहले 2 समिति यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ईयर केवल याद रखिएगा इसका कि राष्ट्रीय योजना समिति कब बनी थी, 1938 में, आज़ादी से पहले। 1938 में आज़ादी से पहले यहाँ पे 2 कमेटियाँ हैं। एक राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में 15 से 20 रुपये पर मंथ की बात की थी इन्होंने। और एक बॉम्बे प्लान आया था, ये भी गरीबी मापन के लिए था, 1944 में आया था बॉम्बे प्लान, और इसमें 75 रुपये पर मंथ की बात की गई थी। 75 रुपये पर मंथ जो अर्न करता है वो गरीब नहीं है। ये 1944 की बात है, तब 75 रुपये की बहुत वैल्यू थी, यहाँ पे 15-20 रुपये की बहुत वैल्यू थी। तो ये यहाँ पे जितनी भी गरीबी की समितियाँ हो गई। आगे बात करेंगे यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित जो कमेटियाँ बनी थी, पूछा जाता है निम्न में से कौन सी पंचायती राज से संबंधित नहीं है, और हमें 4 याद रहती हैं बस। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी थी, जिसने 3 स्टेजेस की बात की थी। फिर सादिक अली कमेटी, इसकी बस ईयर इंपॉर्टेंट है, 1964 में सादिक अली कमेटी बनी थी। सादिक अली कमेटी 1964 पंचायती राज से संबंधित है, बस इतना याद रखना है इसमें। अशोक मेहता कमेटी ये 1977 में बनी थी, 1977। इससे पहले सादिक अली बन चुकी है 64 में। और ये जो है इसमें 2 स्टेजेस की बात की गई थी जो पंचायती राज से संबंधित। फिर एक हनुमंत राव कमेटी बनी थी। हनुमंत राव कमेटी जो है 1984 में बनी थी, 1984 में बनी थी हनुमंत राव कमेटी। फिर GV के राव कमेटी बनी थी 1985 में, GV के राव 1985 में। फिर यहाँ पे ये दोनों का जो है ईयर काफ़ी कंफ्यूज करता है, पहले कौन सा आया फिर बाद में कौन सी बनी। पहले G आया है, G, उसके बाद L आया है, पहले G आया है फिर उसके बाद L आया है। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं वैसे इसमें भी है, GV के राव पहले आएंगे, फिर LM सिंघवी आएंगे 86 में। फिर PK थुंगन कमेटी बनी थी 1988-89 में, 1988-89 दोनों इसमें लिखा रहता है। PK थुंगन कमेटी कब बनी थी, 1988 या 89 में, इसने अपनी रिपोर्ट वगैरह सौंपी होगी। फिर से देख लेते हैं, पहले बलवंत राय मेहता 57, सादिक अली 64, अशोक मेहता यहाँ पर 77, हनुमंत राव 84, फिर GV के राव 85, फिर सिंघवी वाली LM सिंघवी 86, फिर PK थुंगन 1988। नेक्स्ट यहाँ पे अगली जो समितियाँ कुछ और अन्य प्रमुख समितियाँ हैं, जैसे ढेबर कमेटी। ढेबर समिति 1960 में बनी थी, 1960 में बनी थी ढेबर कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजातियों से संबंधित है। ढेबर कमेटी का संबंध किससे है, जनजातियों से। फिर मूल कर्तव्यों से संबंधित 2 कमेटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहली तो है स्वर्ण सिंह समिति 1975 में बनी थी, जिसने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 1976 का जो संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, उसके तहत 1975 में पहले ये बन चुकी थी स्वर्ण सिंह समिति। इसी की रिकमेंडेशन में मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया। तो मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है, 51 का में, 51 का में। नेक्स्ट यहाँ पे है अगला जो वर्मा समिति 1999 में बनी थी, वर्मा समिति। और इसने कहा था कि मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन, मतलब मूल कर्तव्यों को अच्छे से लागू किया जाए, उसके लिए ये कमेटी बनी थी, वर्मा कमेटी 1999 में। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी मूल कर्तव्यों से संबंधित है, तो उसमें स्वर्ण सिंह तो आएगी आएगी, वर्मा कमेटी भी आएगी। फिर आती है भूरिया कमेटी, 1991 में बनी थी भूरिया कमेटी, और इसके तहत जो है पेशा एक्ट लागू हुआ था। पेशा है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल कास्ट। ये पेशा एक्ट कब आया था, यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है, पेशा एक्ट 1996 में आया था। 1996 में 1996 में पेशा एक्ट लागू हुआ था। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, तो भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी कब बनी थी, 1991 में। आगे बात करेंगे यहाँ पर वित्तीय सुधार से संबंधित जो भी कमेटी बनी थी, तो यहाँ पे उसका ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि ये किस चीज़ से संबंधित है। नरसिम्हन आयोग ने क्या सिफारिश की थी कि इन्होंने कहा था कि बैंकिंग और वित्तीय सुधार होना चाहिए। तो नरसिम्हन आयोग ये मैचिंग में आ जाता है, या फिर ऐसे ही आपको लिखा रहेगा, एक आध इसमें गलत रहेगा, निम्न में से कौन सा मैच नहीं है। तो नरसिम्हन आयोग बैंकिंग और वित्तीय सुधार से संबंधित है। रंगराजन आयोग जो है भुगतान संतुलन से संबंधित है। रंगराजन आयोग, बस 1-2 बार इसको पढ़ना है, रंगराजन आयोग भुगतान संतुलन से संबंधित है। चलैया समिति बहुत पूछी जाती है, राजा चलैया समिति, ये कर सुधार से संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है। जहाँ पे मैं टिक लगाती जाऊँ समझ लीजिएगा, वो पहले भी पूछा जा चुका है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर सुधार। फिर आती है रेखी समिति। रेखी समिति भी अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है। केलकर समिति जो है कर संरचना से संबंधित है। केलकर संरचना मतलब कर सुधार से संबंधित है, केलकर समिति। फिर आती है वांचू समिति, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। वांचू समिति जो है प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। फिर गोयपुरिया आयोग, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, गोयपुरिया आयोग बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। बैंकिंग सेवा सुधार से गोयपुरिया आयोग हो गया। और बैंकिंग से ही संबंधित कौन सा है, नरसिम्हन आयोग। नरसिम्हन और गोयपुरिया दोनों बैंकिंग से संबंधित है। और यहाँ पे करों से संबंधित चलैया है, रेखी और केलकर, वांचू। चलैया, रेखी, केलकर, वांचू जो है
ये कर से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है, और गोईपुरिया और नरसिम्हन जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगली जो यहाँ पर समिति आएगी वो है भंडारी समिति। भंडारी समिति जो है ये ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। भंडारी जो होते हैं गांव में रहते हैं ना खाना बनाने वाले, तो वो ग्रामीण बैंकों से संबंधित है। फिर मल्होत्रा समिति, ये बीमा सुधार से संबंधित है, पहले पूछी जा चुकी है। मल्होत्रा समिति जो है बीमा सुधार से संबंधित है और इसी के द्वारा जो इरडाई है उसकी स्थापना की गई थी। फिर आती है खुसरो समिति। खुसरो जो है, खुसरो बाग प्रयागराज में है। खुसरो जो है उनको राजा मतलब तो नहीं बन पाए थे, लेकिन कृषि के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया, तो खुसरो समिति जो है कृषि सुधार से संबंधित है। फिर गोस्वामी समिति जो आएगी औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है गोस्वामी समिति। फिर आती है भूरेलाल समिति, तो मोटर वाहन करों से संबंधित है। अब मोटर वाहन जो है भूरे रंग का इसमें तेल पड़ता है, जो ब्राउन रेवोल्यूशन कहा जाता है ना उसको, तो मोटर वाहन के करों से संबंधित है भूरेलाल समिति। फिर सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है मौद्रिक प्रणाली पुनर्विचार से संबंधित है, सुखमय चक्रवर्ती समिति। फिर आती है आगे रघुराम राजन समिति, ये जो है वित्तीय सुधार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, रघुराम राजन समिति जो है ये वित्तीय सुधार से संबंधित है। फिर ये वाली जो काफ़ी पूछी जाती है फेरवानी कमेटी, फेरवानी कमेटी सेबी की स्थापना से संबंधित है। सेबी की स्थापना से संबंधित है। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। उसके बाद फिर वैधानिक जो दर्जा मिला था इसको 1992 में। फिर आता है यहाँ पर महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय आंकलन से संबंधित है। फिर नाबार्ड की स्थापना कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो शिवरमन कमेटी के कहने पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना, तो 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आगे यहाँ पर बेसल समिति जो है बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित है। बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण। हनुमंतराव समिति, एक इंपॉर्टेंट है, हनुमंतराव समिति उर्वरक से संबंधित है। हनुमंतराव समिति जो है ये उर्वरक से संबंधित है, और इससे पहले भी हमने हनुमंतराव समिति कहाँ देखा था, पंचायती राज में 1984 वाली। आगे बात करेंगे नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी इंपॉर्टेंट है, छोटे व्यवसाय और कम आय वाले लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए है। नचिकेत कमेटी जो है वित्तीय समावेशन भी लिखा रहता है, मतलब अगर आपको यहाँ पे युग्म में मिल जाए वित्तीय समावेशन, तो ये युग्म सही होगा। नचिकेत मोर समिति जो है वित्तीय समावेशन से संबंधित है। आगे आती है तारापोर कमेटी। इसका गठन यहाँ पे ईयर इसका इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया। तारापोर कमेटी 1997 में बनी थी, और ये जो है पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट इसने अपनी सौंपी थी। यहाँ पे ईयर इसका इंपॉर्टेंट है। तारापोर कमेटी जो है 1997 में बनी थी। फिर AK माथुर कमेटी, ये 7वें वेतन आयोग से संबंधित है। AK माथुर कमेटी जो है 7वें वेतन आयोग से संबंधित है माथुर साहब। आगे है मालेगाम समिति। मालेगाम समिति जो है प्राथमिक बाजार में सुधार और UTI का पुनर्गठन के लिए बनी थी। UTI के पुनर्गठन के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, मालेगांव। इसके अलावा बाजारों से संबंधित, प्राथमिक बाजारों से संबंधित भी है मालेगांव कमेटी। फिर आती है अभिजीत सेन कमेटी, 2002 में बनी थी अभिजीत सेन कमेटी, और ये दीर्घकालिक खाद्य नीति से संबंधित है। अभिजीत सेन कमेटी 2002 में बनी थी, दीर्घकालिक खाद्य नीति से संबंधित है। फिर आती है जानकी रमण कमेटी, यह प्रतिभूति लेन देन से संबंधित है। जानकी रमण कमेटी, जानकी रमण प्रतिभूति देन लेन। फिर अभिजीत सेन दीर्घकालिक खाद्य ऋण। आगे भी यहाँ आती है सत्यम कमेटी, और ये जो 3-4 कमेटियाँ 5-6 कमेटियाँ लिखी हुई हैं, इनसे बहुत मैचिंग में पूछा जा चुका है। सत्यम कमेटी ये वस्त्र नीति से संबंधित है। नरेश चंद्र कमेटी जो है विमानन नीति से संबंधित है। फिर आती है मीरा सेठ कमेटी। मीरा सेठ समिति जो है हथकरघा उद्योग से संबंधित है। मीराबाई जो है अकेले बैठ के चरखा काटा करती थी, तो ऐसा मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से संबंधित है। और सत्यम जो है ये कपड़ों से संबंधित है। फिर BS व्यास समिति कृषि और ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है। व्यास जी जो है कृषि से संबंधित है। इससे पहले कृषि से संबंधित एक और हमने समिति देखी थी जो कि थी खुसरो समिति, और ये व्यास समिति भी जो है ये भी कृषि से संबंधित है। फिर आती है कीर्ति पारिक समिति। कीर्ति पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादक जो होते हैं उनकी मूल्य प्रणाली से संबंधित है। जो भी पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनकी मूल्य प्रणाली निर्धारण से संबंधित है कीर्ति पारिक समिति। फिर आती है सुंदर राजन समिति जो कि खनिज तेल सुधार से संबंधित है। सुंदर राजन, ये वाली इंपॉर्टेंट है। आबिद हुसैन कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी जो है लघु उद्योग सुधार से संबंधित है। आबिद हुसैन कमेटी लघु उद्योग सुधार, और ये मीरा सेठ जो है हथकरघा, सत्यम समिति जो है वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है यहाँ पर निर्वाचन से संबंधित जो भी समितियाँ बनी थी, तो पहली जो प्रमुख समिति थी वो थी ताराकुंडे समिति।
1974 में बनी थी, 1974 में ताराकुंडे कमेटी। और इसका रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों कमेटी का रिकमेंडेशन, 3 कमेटी का रिकमेंडेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताराकुंडे बनी थी 1974 में और इसने कहा था कि मतदान की जो आयु है उसको 21 से घटाकर 18 साल कर दिया जाए। 21 से घटाकर 18 साल मतदान की आयु करने की रिकमेंडेशन ताराकुंडे कमेटी ने दी थी। और ये कब लागू हुआ था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संशोधन कब आया था, 1989 में। इसी के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी ताराकुंडे कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और इसके अलावा इन्होंने कहा था कि अधिकतम चुनाव व्यय जो है उसको निर्धारित कर दिया जाए कि इससे ज़्यादा चुनाव व्यय न किया जाए पार्टी के द्वारा। और नामांकन की जो राशि है, मतलब कोई भी नामांकन दाखिल करता है चुनाव में तो उसको नामांकन कुछ राशि सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये भी कहा था, ताराकुंडे कमेटी की रिकमेंडेशन थी ये। और चुनाव में जो भी व्यय हो रहा है उसका लेखा जोखा रखने की बात की थी। यहाँ पे चुनाव व्यय से संबंधित है ताराकुंडे कमेटी, और नामांकन राशि से संबंधित है, और यहाँ पे आयु से संबंधित है। 3 चीज़ इसकी खास रिकमेंडेशन थी। फिर एक कमेटी आती है चुनाव से संबंधित थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। 1990 में आती है दिनेश गोस्वामी कमेटी। और ये जो है ज़्यादातर इसमें बूथ कैप्चरिंग की बात की गई, जो इलीगल एक्टिविटीज़ पहले ज़्यादा होती थी चुनावों में, तो बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग के खिलाफ इन्होंने जो भी बात कही थी। इसके अलावा इन्होंने कहा था जहाँ पे अगर बूथ कैप्चरिंग हो रही है, फिर बोगस वोटिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग के बाद फिर से मतदान करने की इन्होंने कहा था कि जिस बूथ पर ऐसा हो रहा है वहाँ पर पुनः मतदान हो। तो इसकी बात दिनेश गोस्वामी कमेटी ने की थी 1990 में। इसके अलावा ईवीएम के प्रयोग की बात कही थी कि सभी जो मतदान है वो ईवीएम के द्वारा हो। ये किसने कहा था, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने। वोटर आईडी कार्ड किसकी रिकमेंडेशन थी, तो ये भी दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो आईडी जो है, जो पहचान पत्र होता है, उसको रखने की बात किसने कही थी, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने, चुनाव वाला जो होता है कार्ड। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, वोरा कमेटी एक बनी थी, ये भी चुनावी सुधार से संबंधित है। वोरा कमेटी 1993 में बनी थी। और इसमें जो है राजनीतिक अपराधीकरण की बात कही गई थी, मतलब बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ होते हैं जो अपराधी होते हैं, तो उनके लिए जो शिकंजा कसा जाएगा उनके ऊपर। तो ये 1993 में वोरा कमेटी, इसका ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोरा कमेटी का, और किस चीज़ से संबंधित है, चुनावी सुधारों से। फिर आती है यहाँ पर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इंपॉर्टेंट है ये। 1998 में इसका गठन हुआ था, 1998 में। और इसमें कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार वहन करेगी, मतलब सरकार इसको झेलेगी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो व्यय होगा। इसके अलावा उन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी जो आयकर नहीं देते। वो जो लोग जो नामांकन करते हैं और आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं, फाइल करते हैं, उनको जो है आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। और इसके अलावा जो भी चंदा वगैरह दिया जाता है, तो चंदे की एक सीमा निर्धारित की गई है, कर दी गई इसमें, कि 10,000 रुपये से ज़्यादा जो चंदा देता है उसको ड्राफ्ट के जरिए देना पड़ेगा। ड्राफ्ट और चेक के जरिए 10,000 रुपये से अधिक चंदा जो है ड्राफ्ट और चेक के जरिए ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये किसकी रिकमेंडेशन थी, इंद्रजीत गुप्ता की। अब ये जो है 10,000 रुपये जो था ये अब 2,000 रुपये हो गया है। पहले 20,000 रुपये था, फिर 2,000 रुपये हो गया। पहले 20 था, फिर 2,000 हुआ। 2,000 रुपये से ज़्यादा अगर चंदा देना है तो उसको चेक के द्वारा या ड्राफ्ट के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा बॉन्ड भी जारी होते हैं। तो बॉन्ड जो है न्यूनतम कितने रुपए के जारी हो सकते हैं, तो 1,000 रुपये का न्यूनतम बॉन्ड जो है जारी होता है। 1,000 रुपये का न्यूनतम, यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा हो गया, तो 1,000 रुपये का जो है न्यूनतम बॉन्ड जारी होता है। और उसके बाद 1,000 के बाद 10,000 होता है, फिर 1,00,000 होता है। तो इस तरह के बॉन्ड भी अब निर्धारित किए गए हैं। तो ये चंदे की बात जो ड्राफ्ट से देने की बात किसने कही थी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने। तो ये सभी चीज़ें, इतनी जो समितियां थी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा पीसीएस या आरओ का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह और जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं सब में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।